Hello, students of class 9. This is Karishma Pagani, your English teacher. We are studying the revision of your PT2. Your PT2 syllabus is chapter 2 for English. Chapter 2 is having three parts. First and second part are of the chapter The Sound of Music, and the third part, that is the poem The Wind, right? So basically your paper pattern is you will be getting three extracts, and in each extract you will be given four questions. So you have to attempt that. After this, in question 2 you will be given some questions which you have to answer on the basis of your chapter's reading, and question 3 will be of short paragraph. You have to write a short paragraph on a topic given, right? So this will be your paper pattern. Let's start with summary of these three parts, these three chapters. The first chapter being the sound of music. Sound of music में आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की हम लोग समरी पढ़ेंगे. एवलिन ग्लेनी के बारे में हम लोग ने पढ़ा था. एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट. एवलिन ग्लेनी जो है वो साउंड को लिसन कर सकती हैं बिना म्यूज़िक को सुने. जब एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक पे जा रही थी, तो जब वो उस एकेडमी में जा रही थी तब उनकी कंडीशन क्या थी? रश और क्राउड्स पुश्ड फॉर प्लेस ऑन एन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. वो क्राउड्स के बीच में एक प्लेस पे खुद को पुश किए जा रही थी और प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन का वेट कर रही थी. 17 की थी जब वो ट्रेन के लिए जा रही थी रॉयल एकेडमी में, एंड वो उनका फर्स्ट डे था फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में. वो डीफ थी, शी वॉज डीफ, और वो उनकी प्रोफाउंडेड डिसेबिलिटी थी. सो शी वॉज फेसिंग अ बिगर चैलेंज इन लाइफ. उनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रही थी वो. एवलिन की जो डिफनेस थी उनको डिटेक्ट किया था एवलिन ग्लेनी ने ही, क्योंकि वो स्कॉटलैंड से थी. उन्होंने अपनी हियरिंग धीरे धीरे खो चुकी थी वो पूरी तरीके से, और उनकी मम्मा ने ये चीज़ नोटिस करी जब एवलिन 8 साल की थी. एवलिन ने अपनी वीकनेस को अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से छुपा के रखा था. एवलिन के मार्क्स धीरे धीरे कम होने लगे. दैट्स वाई उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल थी, उन्होंने उनकी मदर को एडवाइस किया कि वो उन्हें स्पेशलिस्ट के पास जाकर दिखाएं. और ये पता चला कि हियरिंग लॉस किसकी वजह से था. उनको जो हियरिंग लॉस था, उनकी जो डिफनेस थी, वो नर्व डैमेज की वजह से थी, और उनको एडवाइस किया गया कि वो हियरिंग एड को वेयर करें. एवलिन कैसे सुनती थी? बेसिकली कैसे सुनती थी वो? एवलिन को नॉर्मल लाइफ रहना था. वो चाहती थी कि अपना म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू रखें. और एक दिन उन्होंने एक गर्ल को ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए देखा. उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी ज़ाइलोफ़ोन बजाएंगी. तो उनके जो टीचर थे रॉन फॉप्स, उन्होंने एवलिन के टैलेंट को पहचाना और उन्होंने कहा कि उन्हें उस म्यूज़िक को सुनना है, नॉट थ्रू ईयर्स, कानों से नहीं, लेकिन किसी अदर वे में, जिस वे में उस चीज़ को वो सेंस कर सकती हैं, फील कर सकती हैं. एवलिन ने सडनली कहा कि वो हायर और लोअर ड्रम्स को डिफरेंटली फील कर पा रही हैं. वो सर्टेन नोट्स को, स्पेशलाइज्ड नोट्स को अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर सकती हैं, सेंस कर सकती हैं. वो अपने माइंड और बॉडी को अलग अलग साउंड्स के लिए ओपन रख रही हैं. एवलिन की सक्सेस कब हुई हम वो पढ़ेंगे, कब उन्हें सक्सेस मिली. उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा. शी नेवर लुक बैक. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम यूके में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में टूर किया. उन्होंने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाएंगी. उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया बाय प्लेइंग ज़ाइलोफ़ोन. देन उन्होंने हिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर किया वहाँ पे. उस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट स्कोर जो था वो एवलिन ग्लेनी का ही था. फिर उन्होंने ऑर्केस्ट्रियल वर्क को छोड़ के सोलो परफॉर्मेंसेस देना स्टार्ट किए, और आफ्टर द 3 ईयर कोर्स, 3 ईयर के कोर्स के बाद उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जो किए, अचीव किए. एवलिन की जो मोस्ट मल्टी परकशनिस्ट थी. एवलिन एक तरीके से वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड मल्टी परकशनिस्ट थी. परकशन एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट्स. उन्हें अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड नहीं था. उन्होंने कहा था, शी सेज, कि अगर एक इंसान को पता है कि उसका गोल क्या है तो वो उसे अटेंड कर सकता है.
शी इज़ नाउ एट द टॉप, अभी वो टॉप पर हैं और वो वर्ल्ड की मोस्ट वांटेड मल्टी परकशनिस्ट है। शी हैज़ मैस्ट्री ओवर 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को वो बजा सकती है और उन पर उन्होंने मैस्ट्री कर रखी है। एवलिन के दूसरे इंटरेस्ट कहाँ थे, उनकी वो बहुत आसानी से इजी से हेयर तो कर ही सकती थी, लेकिन वो फ्लुएंटली स्पीक भी कर सकती थी विद अ स्कॉटिश लिट, स्कॉटिश वे में वो बोलती थी। उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ के बारे में मास्टर कर रखा था, तो ये उनके अदर इंटरेस्ट थे। एवलिन म्यूज़िक को कैसे हेयर करती थी? एवलिन ने कहा था कि म्यूज़िक उनकी बॉडी के हर पार्ट में है। जब वो ज़ाइलोफोन को बजाती हैं तो वो साउंड को उसकी फिंगर टिप्स में पास होते हुए फील करती हैं। वो फील करती हैं कि ड्रम्स का जो साउंड होता है वो उनके ऊपर कैसे आ जाता है। वो अपने शूज़ रिमूव कर देती थी जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर थी, एंड वो इसीलिए करती हैं ताकि वो अपनी बॉडी में उन ड्रम्स की वाइब्रेशंस को फील कर पाएँ। हाउ गॉड हैज़ ब्लेस्ड एवलिन, गॉड ने कैसे एवलिन को ब्लेस किया है। 1991 में सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उनको मिला था और फेमस अवार्ड ऑफ द रॉयल फिलिहार्मोनिक सोसाइटी, सब फिलिहार्मोनिक सोसाइटी का मोस्ट फेमस अवार्ड था ये सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। मास्टर प्रिकशनिस्ट जो जेम्स ब्लैंड हैं, उन्होंने कहा कि गॉड ने उनकी हियरिंग चाहे छीन ली हो, लेकिन उन्होंने उन्हें समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूर दिया है। एवलिन की इंस्पिरेशन हैंडीकैप्ड लोगों के लिए क्या थी? एवलिन कहती हैं कि वो वर्काहॉलिक हैं, उनको वर्क करना बहुत पसंद है और उन्हें क्लासिकल म्यूजिशियंस से ज़्यादा हार्डर वर्क करना पड़ता है। उन्होंने रेगुलर कंसर्ट्स दिए हैं, उन्होंने स्कूल और हॉस्पिटल्स में फ्री कंसर्ट्स भी दिए हैं, दिस इज़ कंसर्ट। सो उन्होंने यंग म्यूजिशियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। एंड रिकलिंग ऑफ बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, डीफ चिल्ड्रंस के बेथोवन फंड के जो एंड रिकलिन है, उन्होंने कहा है कि एवलिन डीफ चिल्ड्रन के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। एवलिन एक प्लेजर का एक सोर्स भी हैं, क्योंकि उनकी जो म्यूज़िक होती थी उसको सुन के सभी लोगों को प्लेजर फील होता था। तो एवलिन ने प्रिकशन को ऑर्केस्ट्रा के सामने ले आया। प्रिकशन इज़ अ इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने हैंडीकैप के लिए एक इंस्पिरेशन बनी थी वो, और हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स थे वो यही सोचते थे, इफ़ शी कैन डू इट देन वी कैन ऑल्सो डू इट। और उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को ग्रेट प्लेजर्स दिए थे। सो दिस वॉज अबाउट द पार्ट 1। Let's start our part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. हिस्ट्री ऑफ शहनाई। बिफोर रीडिंग अबाउट बिस्मिल्लाह खान, हम लोग शहनाई की हिस्ट्री पढ़ते हैं कि शहनाई कैसे बनी, राइट। तो औरंगज़ेब एम्परर जो थे, उन्होंने पैलेस में, अपने पैलेस में पुंगी जो एक इंस्ट्रूमेंट होता था पहले, उसको बजाने से बैन कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि उसका पुंगी का जो साउंड था वो अनप्लीजेंट था और बहुत ज़्यादा शार्प था। एक बार्बर ने एक दिन उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोचा। बार्बर यानी कि नाई, एक नाई ने सोचा कि पुंगी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। उन्होंने एक पाइप लिया जो कि नेचुरल हॉलो स्टीम का था, नेचुरल था और अंदर से खाली स्टीम थी उसकी। उन्होंने उसकी बॉडी पे 7 होल्स बना दिए और उन्होंने कुछ होल्स को ओपन और क्लोज़ करते हुए एक साउंड को प्ले किया, और वो साउंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट था। उन्होंने रॉयल पैलेस के सामने, सभी के सामने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया और उसको एक नाम चाहिए था, सो उसका नाम रख दिया प्लेयर के ही नाम पे, यानी कि जिसने उसे बजाया था। सो ही वॉज अ नाई। वो कौन था? एक नाई था, बार्बर। इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाह चैम्बर, शाह के चैम्बर में उसे बजाया गया था। सो दैट इज़ वाई द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई। अब शहनाई और बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो शहनाई का जो साउंड था वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस था, बहुत ज़्यादा मेलोडियस था, इसीलिए वो टेम्पल्स और वेडिंग्स में भी नॉर्थ इंडिया में बजाया जाता है, स्पेशली टेम्पल्स में और वेडिंग्स में। पहले ये ट्रेडिशनल म्यूज़िक ग्रुप्स का ही पार्ट था, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसे क्लासिकल स्टेज दिया, स्टेज पर यानी कि एक फ्रंट दिया, क्लासिकल फ्रंट दिया, राइट। बिस्मिल्लाह का चाइल्डहुड पढ़ेंगे हम। जब बिस्मिल्लाह खान 5 ईयर ओल्ड थे तब वो गिल्ली डंडा खेलते थे नियर अ पॉन्ड इन दुमराव इन बिहार। कहाँ पे रहते थे वो? बिहार के दुमराव गांव में रहते थे।
वो बिहारी जी टेम्पल में जाते थे। वहाँ पर वो भोजपुरी चाइता गाते थे, सिंग करते थे एट द एंड। और वो गाने के बाद उन्हें एक लड्डू मिलता था जो कि 1.25 किलो का था, 1.25 kg। और वो किसके बिहाफ पे था, यानी कि वो कौन प्रोवाइड करता था उनको, वहाँ के लोकल महाराजा प्रोवाइड करते थे। और ये आज से 80 साल पहले होता था। ये बॉय लेटर अर्न भारत रत्न, यानी कि बिस्मिल्लाह खान को बाद में भारत रत्न भी मिला है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारे देश का। बिस्मिल्लाह खान का बर्थ और उनके पेरेंट्स के बारे में अगर हम जानें तो बिस्मिल्लाह खान बॉर्न हुए थे मार्च 21, 1916 को इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन बिहार। उनके जो ग्रैंडफादर हैं रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज़ हैं, भोजपुरी किंग्स कोर्ट के थे। उनके फादर पैगंबर बख्श एंड उनके अदर एंसेस्टर, मतलब उनके पूर्वज सारे ही ग्रेट शहनाई प्लेयर्स रह चुके हैं। बिस्मिल्लाह एक यंग सिंगर थे जिन्होंने शहनाई बजाना सीखा और उनमें मास्टरी भी हासिल करी। तो यंग बॉय बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने म्यूज़िक को अपनी अर्ली लाइफ में ही अपनी लाइफ में ले लिया था। एट 3 हिज मदर लुक हिम इनटू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मा उनको अपने नाना के घर पे बनारस में लेकर गई। और वो वहाँ पर उनके अंकल जो शहनाई प्रैक्टिस करते थे उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। सून जल्द ही उनके अंकल जो कि अली बख्श थे, वो विष्णु टेम्पल जो कि वाराणसी में है वहाँ पे शहनाई बजाने जाया करते थे। तो उन्होंने भी उनके साथ में उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना स्टार्ट कर दिया। और सालों तक बालाजी टेम्पल में और मंगला मैया और गंगा मैया की गंगा जो रिवर है उनके बैंक्स पे, उनके किनारों पे, जहाँ पे भी वो प्रैक्टिस करना चाहते थे कर सकते थे, उन्होंने शहनाई को बजाने के लिए प्रैक्टिस किया। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इन्वेंट न्यू राग्स। तो जो फ्लोइंग वाटर था गंगा का, वो उनको इंस्पायर करता था कि वो नई नई राग को इन्वेंट करें। बिस्मिल्लाहज़ राइज़ और ज़्यादा आगे कब बढ़े वो, एट द एज ऑफ 14 में उन्होंने इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल को अकम्पनी किया, मतलब उनका साथ दिया। द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 बिकम अ बिग ब्रेक फॉर हिम। और सबसे बड़ा उनके लिए इवेंट क्या था, फर्स्ट इवेंट था कि ऑल इंडिया रेडियो जो लखनऊ में था 1938 में, वहाँ से उनकी शहनाई की बिगनिंग हुई थी। मतलब उन्होंने जो क्लासिकल स्टेज दिया था शहनाई को, और वो रेडियो पर एक शहनाई प्लेयर बन चुके थे। बिस्मिल्लाह एज़ द फर्स्ट इंडियन वो बने थे जिन्होंने नेशन को शहनाई से ग्रीट किया था ऑन अगस्त 15, इंडिपेंडेंस डे के दिन। उन्होंने रेड फोर्ट में सारी ऑडियंस के सामने राग कफ़ी अपनी शहनाई से प्ले किया था, ठीक है। जहाँ पर ऑडियंस में कौन कौन इन्वॉल्व थे, महात्मा गांधी जी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी, जो कि एक बहुत फेमस स्पीच है। बिस्मिल्लाह खान अब्रॉड गए, यानी कि देश के आगे भी गए, और उनका जो इफ़ेक्ट है फिल्म वर्ल्ड के ऊपर, उनका क्या कहना था। तो उन्होंने बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिए हैं इंडिया में भी और अब्रॉड भी। अब्रॉड मतलब इंडिया के बाहर भी। उनकी जो फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप रही है वो अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ पे किंग ज़ाहिर शाह उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे उनके शहनाई बजाने के तरीके से। उन्होंने प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स उन्हें गिफ्ट किए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनसे ग्रेटली इम्प्रेस थे, और उन्होंने उनकी फ़िल्म मतलब इंस्ट्रूमेंट के नाम पे ही, जिस फिल्म में उनका ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ था, तो उस फिल्म का नाम ही रख दिया था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट फिल्म थी, और उसका कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया बिकम अ रिकॉर्ड ब्रेकर। सो दिस वॉज अ सॉन्ग जो उस फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेकर था। फिल्म वर्ल्ड नॉट बिस्मिल्लाह लाइक, और बिस्मिल्लाह सोचते थे कि फिल्म वर्ल्ड उनके लिए नहीं है। बिस्मिल्लाह खान्स म्यूज़िक इन फिल्म डिड नॉट गो बियॉन्ड विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ फिल्म सनदी अपन्ना। सिर्फ ये 2 फिल्में ही थी जिन्होंने में बिस्मिल्लाह खान ने अपने म्यूज़िक को फ्रंट दिया है। उन्होंने ये बोला कि फ़िल्म वर्ल्ड जो है वो आर्टिफिशियल और ग्लैमरस है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपनी शहनाई के साथ में। सो वो
फिल्म वर्ल्ड में नहीं जाना चाहते थे। बिस्मिल्लाह खान के अवार्ड्स के बारे में अगर हम देखें तो वो उनके पास बहुत प्लेंटी ऑफ अवार्ड्स थे। वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने लिंकन सेंटर हॉल यूएसए में परफॉर्म किया था। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉनिटोरियल इन कैंस आर्ट फेस्टिवल इन द ओसाका ट्रेड फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और एक ऑडिटोरियम था तेहरान में जो कि उनके नाम के ऊपर उसका नाम था तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो दैट वाज द नेम ऑफ ऑडिटोरियम इन तेहरान। नेशनल अवार्ड्स जैसे कि पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी उन्हें दिए गए थे। भारत रत्न भी उन्हें दिया गया था इन 2001। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है स्टूडेंट्स? भारत रत्न। सो उस पर उन्होंने कहा था टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक अपने बच्चों को सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन क्या है हिंदुस्तान का? म्यूज़िक। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। और वेस्टर्न जो थ्योरीज़ हैं, वेस्टर्न पीपल हैं, वो भी इंडियन म्यूज़िक अभी लर्न करने वाले हैं। सो दैट इज़ वाई उन्होंने 2001 में जब उन्हें भारत रत्न मिला था तो उन्होंने कहा था टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक। बिस्मिल्लाह खान का लव उनकी रूट्स के लिए, उनकी जड़ों के लिए, यानी कि अपने घर के लिए, इंडिया के लिए उनका प्यार। तो बिस्मिल्लाह खान ने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया था और वो सबसे ज़्यादा फॉन्ड ऑफ किसके थे? बनारस और दुमराव। उनको बनारस और दुमराव सबसे ज़्यादा भाता था। अ स्टूडेंट ऑफ हिज, उनके एक स्टूडेंट चाहते थे कि वो यूएसए में एक शहनाई स्कूल के प्रिंसिपल बने, लेकिन उनके स्टूडेंट्स ने ये प्रॉमिस भी किया था कि वो बनारस का एटमॉस्फेयर वहाँ पे रिक्रिएट करेंगे, प्रॉमिस किया था, और वहाँ पर बनारस का टेंपल बनाएंगे। लेकिन खान साहब ने उन्हें कहा कि क्या तुम रिवर गंगा को भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर पाओगे? और यही कह के उन्होंने बोला, ही सेज़ दैट वेन एवर ही इज़ अब्रोड, उन्होंने कहा कि जब भी वो अब्रोड रहते हैं यानी इंडिया से बाहर रहते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान की बहुत याद आती है। और जब वो मुंबई में होते हैं तो वो सिर्फ वाराणसी और सिर्फ गंगा के बारे में सोचते हैं, और जब वो वाराणसी में होते हैं तो वो दुमराव के मठ को मिस करते हैं। सो दैट इज़ वाई उनको रिवर गंगा जो कि बनारस में थी और दुमराव, इन दोनों से ही बहुत ज़्यादा लगाव था। बिस्मिल्लाह खान की लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के लिए, और ये एक्सेप्ट करने के लिए कि एक ऐसा मुस्लिम जो कि शहनाई बजाता है काशी विश्वनाथ टेम्पल में, तो उनको इंस्पायर करने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। Now we have completed 2 parts of chapter 2. Let's begin with our third part, wind poem. In this poem, poet is talking to the wind and he asked the wind to come softly. इस पोएम में पोएट जो हैं वो विंड से बातें कर रहे हैं और वो विंड से कहते हैं कि वो सॉफ्टली आएँ। पोएट ये भी कहते हैं कि उन्हें विंड को स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, हवा को स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, और उसे सॉफ्टली आना चाहिए, डेलिकेटली, धीरे धीरे आना चाहिए और सॉफ्टली, शांति से बहना चाहिए। देन उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि पावरफुल विंड कितनी डिस्क्रिप्टिव है। वो शटर्स, विंडोज़ को तोड़ देती है, पेपर्स को स्कैटर कर देती है, यानी कि फैला देती है। इसके अलावा जब विंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो शेल्फ्स में से बुक्स वगैरह भी गिरने लगती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि विंड, अपने आप को देखो और उस डैमेज को देखो जो तुम फैला रही हो, कॉज कर रही हो। फर्दर जब विंड स्ट्रॉन्ग है तो वो वीक थिंग्स जैसे कि प्लांट्स, चिल्ड्रन और जो भी चीज़ उससे हर्ट हो सकती है उन चीज़ों को हर्ट करती हैं। इनिशियल पोएम में पोएट ने रेफ़र किया है विंड को एज अ यंग चाइल्ड। फर्स्टली ही सेड दैट इट कम्स सॉफ्टली एज अ चाइल्ड डज। फर्स्टली उन्होंने कहा है कि विंड सॉफ्टली आती हैं जैसे कि चाइल्ड होता है, और बाद में वी कम टू नो दैट इट बिकम अ डिस्ट्रक्टिव लाइक अ यूथ फुल ऑफ एनर्जी। और चाइल्ड के बाद में जैसे ही विंड फास्ट बहना स्टार्ट हो जाती है तो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, जैसे कि फुल ऑफ एनर्जी में कोई यूथ हो जो कि वायलेंस और डिस्ट्रक्शन कर रहा हो। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कंटिन्यूसली क्रम्बलिंग वर्ड को रिपीट किया है क्योंकि वो इस चीज़ पे स्ट्रेस देना चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग विंड के फेस में आके सब कुछ क्रम्बल हो जाता है। क्रम्बल मतलब क्रश हो जाता है। इसलिए पॉइंट ये कहना चाहते थे कि विंड जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है तो सभी चीज़ें टूट जाती हैं। वो कहते हैं
कि वीक हाउसेस, वीक डोर्स, बीम्स, वुडन स्ट्रक्चर्स, बॉडीज़ ऑफ पीपल, एनिमल्स सभी फॉल हो जाते हैं, इधर उधर गिरने लगते हैं और क्रम्बल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग विच इज़ वीक रिएक्ट्स बाय ब्रेकिंग और फॉलिंग डाउन इन द फेस ऑफ हार्डशिप। जो कुछ भी वीक है वो पावरफुल विंड के आने से ब्रेक हो जाता है और हार्डशिप के फेस में चला जाता है। देन पॉइट कहते हैं कि वेन एवर वीक पीपल फेसेस हार्डिश और चैलेंज इन लाइफ दे फॉल और ब्रेक डाउन। अब उन्होंने पॉइट ने कंपेयर क्या किया है, सिचुएशन से विंड को कंपेयर किया है कि ऐसे ही जैसे विंड वीक चीज़ों को गिरा देती है, वैसे ही वीक पीपल जो होते हैं उनके सामने जब चैलेंजेस आते हैं तो वो गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने विंड को एड्रेस किया है कि विंड गुड, एंड ही सेज दैट पावरफुल गॉड ऑफ विंड एग्जामाइंस, मीनिंग इट शिफ्ट्स पीपल एंड दोज हु आर वीक फॉल डाउन एंड क्रश्ड। और उन्होंने कहा है कि जैसे कि गॉड एग्ज़ाम लेते हैं, पावरफुल गॉड जो होते हैं वो एग्ज़ाम लेते हैं, वैसे विंड भी एग्ज़ाम लेती है लोगों की कि वो क्रश होते हैं, गिरते हैं या वापस से ब्रेवली खड़े रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर पॉइट ने कंपैरिजन बताया है, वीक एंड पीपल जस्ट लाइक द शॉर्ट द वीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द क्लाफ। जैसे हम लोग वीट को गेहूँ को छाना जाता है, तो जब छाना जाता है तो उसमें से वीक वीक चीज़ें जो होती हैं वो क्रश हो जाती हैं या उड़ जाती हैं, लेकिन जो वीट रहती है वो चाफ में रह जाती है। इन द सेम वे विंड गॉड सेपरेट्स द स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम वीक पीपल। इन द सेम वे जो चैलेंजेस होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग पीपल और वीक पीपल अलग अलग हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड, ऑल द थिंग्स दैट आर वीक एंड फॉल एंड गेट क्रश्ड। यही चीज़ वो बार बार कह रहे हैं कि जब स्ट्रॉन्ग विंड होती है तब जो वीक चीज़ें होती है वो गिर जाती हैं और क्रश हो जाती है। इसके बाद में पॉइट वांट्स अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। पॉइट चाहते हैं कि हम विंड के साथ एज अ फ्रेंड बन के रहें, यानी कि हमारे लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं, हार्डशिप्स हैं, उनके साथ हम फ्रेंड्स बन के रहें। उन्होंने कहा कि हमें प्रॉब्लम्स के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि वो तो आएंगी और वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगी। प्रॉब्लम्स को आना है, वो आएंगे और वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगी। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें हमारे दरवाज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाना है और फर्मली हमें खड़ा रहना है ताकि विंड जो है वो उन्हें डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। ये लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस में आप ऐसे समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि कोई भी चैलेंजेस हमें ना तोड़ पाएँ। इसके साथ ही साथ पॉइट कहते हैं कि हमें अपने हार्ट और बॉडीज़ को भी स्ट्रॉन्गर्स बनाना है ताकि हम चैलेंजेस को फेस कर पाएँ। हम स्ट्रॉन्ग इतने रहेंगे कि हम किसी भी ट्रबल को फील करने में फेस कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा ही कीप्स द विंड ऑन अ पेडस्टल एंड कंपेयर्स इट टू गॉड। और वो एक पेडस्टल पे विंड को रखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं गॉड पे, यानी कि दो पहलुओं पे, एक पे विंड और दूसरे पे गॉड। पॉइट कहते हैं कि विंड एक ऐसा गॉड है जिन्हें हमें रोज़ प्रेज़ करना चाहिए, जिनके बारे में हमें रोज़ तारीफ़ करनी चाहिए। ही ऑल्सो एड दैट एवरीथिंग दैट इज़ वीक गेट्स ओवर इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। यानी कि हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी प्रेज़ करनी चाहिए। यानी कि चैलेंजेस क्या करते हैं, हमारे अंदर से जितनी भी वीकनेस है उसको निकाल लेते हैं। इन एडिशन ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लरिश ग्रो एंड स्ट्रॉन्गर। और हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं वो फ्लरिश होती हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनती जाती हैं। The poet gives us the message we should make ourselves physically and mentally strong। हमें अपने आप को फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि हम इन चैलेंजेस को फेस कर सकें। ऑल्सो when we become their friends then we will be happy। और जब हम फ्रेंड्स बन जाएंगे चैलेंजेस के, सिचुएशंस के, तब हम खुश रह पाएंगे। एज दे विल हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। और इसी तरीके से वो हमें स्ट्रॉन्गर और बेटर बनने में हेल्प करेंगे। बिकॉज दिस चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ मेक अस बेटर। ओके, सो दिस वॉज द मोरल ऑफ द पोएम विंड। नाउ विल बी स्टार्टिंग द आई विल बी गिविंग यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? पैराग्राफ हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कलेक्शन होता है सेंटेंसेस का,
और ये सेंटेंसेस कंबाइन होते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक आइडिया को एक्सप्रेस कर सकें, उसमें मेन पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकें और उस टॉपिक को एक्सप्रेस कर सकें। तो बहुत सारे पैराग्राफ्स हम लिख सकते हैं ताकि हम एक रिपोर्ट, एक ऐसे या इवन एक बुक बना पाएँ। मतलब कि बहुत सारे पैराग्राफ्स मिलकर एक ऐसे, कोई रिपोर्ट या कोई बुक बन सकती है। तो पैराग्राफ्स बनाने का पर्पस ये है कि वो एक पॉइंट को, एक ही आइडिया को और एक ही ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए स्टूडेंट्स को बेटर फोकस ऑन लेसन्स पर बेटर फोकस के लिए बहुत सारे रिक्रिएशनल टाइम चाहिए। यानी कि अगर कोई लेसन पैराग्राफ्स में होगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस करोगे रैदर देन अगर पूरा एक ही थ्योरिकल पूरा पेज अगर आपका थ्योरी का फिल होगा तो आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे रैदर देन पैराग्राफ्स। तो द मेन आइडिया, हम पैराग्राफ राइटिंग के लिए मेन आइडिया क्या होता है? बिगनिंग, इंट्रोड्यूस योर आइडिया। आपका जो मेन आइडिया है उसको इंट्रोड्यूस करो, उसका इंट्रोडक्शन दो विद इन 1 or 2 लाइन्स। सेकेंड थिंग इज़ मिडल में आप उस आइडिया को एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसके बारे में आपके ओपिनियंस क्या हैं। और थर्ड में अपना पॉइंट बताते हुए द ट्रांजिशन टू नेक्स्ट पैराग्राफ, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें अपना आइडिया, अपना जो टॉपिक है उसको लिखना है। मिडल की 2 या 3 लाइन में उन लाइनों को हमें एक्सप्रेस करना है, उन लाइनों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और उस पॉइंट को फिर से दोहराते हुए हमें एट द एंड उस पॉइंट को सेटिस्फाई करना है, राइट? सो दिस विल बी कॉल्ड अ पैराग्राफ। यू विल बी गिवन अ topic to write a paragraph in your PT2. So keep exploring, students, keep studying and keep practicing. All the best.